नमस्कार दोस्तों। डेट क्या है आज की डेट है ना 11 जन 2025। और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। आपने बोला होगा स्वागत नहीं करोगे, तो आज मैंने पेना बोली स्वागत कर लिया। चलते हमारे करंट अफेयर की ओर से। क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले उनको देखेंगे। आज के जो हमारा करंट अफेयर का बूथ है उसे कर देते हैं ख़त्म। ये जो फ्रंट पेज का आर्टिकल है इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे बात कर जा रही है कि 9 जो नक्सलवाद थे, नक्सलिस्ट थे, माओइस्ट थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी देखो, एक हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक है। ये मेंस में हमारा एक टॉपिक है, मेंस का। मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस आर्टिकल में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपके इस टॉपिक में काम आने वाले हो। मेंस में टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी का, वहाँ पे नक्सलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जम्मू एंड कश्मीर का क्या मुद्दा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जो हमारे एग्जाम में कहीं पे भी काम आने वाला हो। अब जब काम ही नहीं आने वाला इस आर्टिकल में, तो इसको देखने का मतलब है नहीं। हम चलेंगे आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल सिंपल से कुछ आर्टिकल है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल है आज के आर्टिकल की बात करें तो सबसे जो पहला हमारा आर्टिकल है ना, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट। इनकी जो स्क्रिप्ट है ना उसके बारे में, इनकी जो लिपि है उसके बारे में आर्टिकल है। ये हमारे जीएस पेपर में भी काम आ सकता है, यानी मेंस में भी काम आ सकता है, प्रीली में तो ये काम आ सकता है। प्रीली में अगर यूपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछती है ना, तो वो या तो पूछती है बुद्धिज्म से रिलेटेड, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और एक टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट है एंशिएंट हिस्ट्री में, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, लोथल वगैरह, इनकी अलग अलग सिटीज़ थी, वहाँ क्या क्या चीज़ें मिली थी, इन सब के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक है। तो ये हमारा पहला आर्टिकल होने वाला है। दूसरा जो हमारा आर्टिकल होने वाला है वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। ब्लू बेबी सिंड्रोम, अब ये है, ये ओनली प्रीलिम में ही आपके काम आने वाला है, मेंस में ये कोई मतलब नहीं इसका। तो इसके बारे में क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्यों होता है, किन को होता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, और इसके बारे में मेडिसिन क्या उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा आर्टिकल क्या है, तीसरा आर्टिकल है लीड्स एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बारे में, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट आती है। तो लीड्स रिपोर्ट 2024 से रिलेटेड है हमारा तीसरा आर्टिकल है। इसमें इसे कौन रिलीज करता है, किसके बारे में बात की जाती है, ये सारी चीज़ें, और टॉप किसने करा, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में पढ़नी है। ये भी प्रीलिम में काम का है, मेंस में इसके ज़्यादा कोई वेटेज है नहीं। चौथा आर्टिकल है हमारा, चौथा जो आर्टिकल है वो लोबिया, यानी कि जिसे कोव पी भी कहा जाता है, ये मटर का दाना नहीं होता है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो ये भी प्रीलिम में काम का है, मेंस में कोई इसका मतलब है नहीं। पांचवा आर्टिकल क्या है, पांचवा आर्टिकल होने वाला है टोडा ट्राइब के बारे में। टोडा जो जनजाति है ना, उससे रिलेटेड हम पांचवा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो इनकी जाति के बारे में पता होना चाहिए, ये प्रीलिम के काम का है, मेंस में ये ज़्यादा कोई उसका मतलब है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में शॉर्ट इन न्यूज़ के कुछ आर्टिकल है, उनको देखेंगे। न्यूज़ शॉर्ट में है, ज़्यादा बड़े नहीं आर्टिकल, इन सबको देखेंगे। तो ये है आज के करंट अफेयर का भूत। 1 घंटे में इस भूत को हम मार डालेंगे। करंट अफेयर का जो भी मुद्दा है आज का वो खत्म हो जाएगा। यूपीएससी में करंट अफेयर के जो भी मुद्दे आएंगे, तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके बाहर के हैं नहीं, ये सिंपल है। इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो बाद में आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी टॉपिक है, आसानी से समझेंगे हम, आराम से धीरे धीरे समझेंगे। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला जो आर्टिकल है इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि यानी स्क्रिप्ट। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़, क्यों है ये चर्चा में। तो यह है ना, आप जैसे लोगों के लिए काम की चीज़ें। आप या तो आप ग्रेजुएट होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कोई हिस्ट्री वगैरह से होंगे, कोई रिसर्च करने की सोच रहा होगा, तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है ना, सीएम, इन्होंने घोषणा करी है अगर कोई व्यक्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है इसको कोई अगर पढ़ के एक्सप्लेन कर देता है कि इसमें ये लिखा है, तो उसे $1 मिलियन यानी कि 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने कहा है अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को कोई पढ़ लेता है और उसका अनुवाद कोई कर लेता है, उनको ट्रांसलेट कोई कर देता है, तो उसे 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, $1 मिलियन दिए जाएंगे। ये तो इनकी घोषणा करी हुई है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जाओ भाई समझाओ, एक्सप्लेन करो क्या क्या लिखा है, तो मज़े मज़े हो जाएंगे आपके। हम बात करेंगे हमारे एग्जाम में क्या काम किए, ये लिपि स्क्रिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले ये स्क्रिप्ट कहाँ कहाँ मिली थी और किन किन वस्तुओं पर मिली थी। ये स्क्रिप्ट हड़प्पा से मिली है, हड़प्पा एक सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मोहनजोदड़ो ये एक सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। धोलावीरा
ये कहाँ पर है, इसके नाम बताओ, ये कहाँ कहाँ है, ये भी जरूर बताना आप। गुजरात, ये पाकिस्तान में रह गया, ये इंडिया में धोलावीरा। किन किन चीज़ों पर मिली थी, तो ये मुहर, मुहर क्या होती है, मुहर होती है ठप्पा जलता सील, वो सील मुहरों पे मिली है। मृदभंड जो मटके वगैरह नहीं तो पोइट, इस पे तो मृदभंडों पर मिली है, और मनकों पर, मन के जो गले में पहने जाते इन पर ये लिपि मिली हुई है। अब इस लिपि की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। हमने अभी बात करी कौन कौन सी सिटी से मिली है, हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, और भी थोड़ी बहुत सिटी थी, कालीबंगा, वहाँ से ये सारी स्क्रिप्ट मिली है। किन किन चीज़ों पर मिली है, मुहूरे होते हैं उन पर मिली है, मृदबांड पर मिली है, मनकों पर ये स्क्रिप्ट पाई गई है। बात करें स्क्रिप्ट की विशेषता की, तो सबसे पहले ये चित्रलेखा आधारित है। चित्रलेखा आदि का यानी पिक्टोग्राम बेस्ड राइटिंग। यूपीएससी के प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब ये जो सिंधु घाटी की लिपि थी ये किस पर आधारित थी, तो अगर यहाँ से आ सकता है पिक्टोग्राम बेस्ड राइटिंग। विशेषताओं को याद रखना है, यूपीएससी प्रीलिम में पूछ सकती है कि इनकी जो राइटिंग थी किस पे आधारित थी, तो ये पिक्टोग्राम बेस्ड राइटिंग थी। पिक्टोग्राम बेस्ड राइटिंग होता क्या है, पिक्टोग्राम का मतलब होता है चित्रलेख, यानी कि इसमें चित्र बनाए जाते थे। पहले कुछ लिखा जाता था, फिर पशु की आकृति बनाई जाती थी, ह्यूमन की आकृति बनाई जाती थी, फिर कुछ लिखा जाता है। तो इसकी विशेषता पहले क्या है, ये पिक्टोग्राम बेस्ड लिपि थी, पिक्टोग्राम बेस्ड लिटरेचर था। तो इंडस वैली स्क्रिप्ट सील, पोइट्री, टेबल्स पे पाई गई है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो धोलावीरा से पाई गई है। पिक्टोग्राम बेस्ड राइटिंग है, पिक्टोग्राम मतलब रिटर्न टू यूजिंग पिक्टोग्राम, चित्र लिखे जाते थे। ये देखो घोड़ा है, ये ऐसे चित्र बनाए गए, ये चित्र बनाए गए, ये लिखा गया है, चित्र नहीं है, ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये काम करती थी लिपि। अब एक पॉइंट याद रखना, ये जो पॉइंट है ना ये काम का है, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। ब्राउ स्टोफेड, ये क्या है, ब्राउन स्टोफेड, ये क्या होता है ब्राउन स्टोफेडन। लिपि होती पहले लिखी जाती है, अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, क्या कर रहे हो, मैं पूछूंगा क्या कर रहे हो, ये कैसे लिखा, लेफ्ट टू राइट। फिर यहाँ से मैं लिखूँ हो रहे रह, तो ऐसे राइट टू लेफ्ट। तो ये कौन सा हो गया, ये ब्राउन स्टोफेड हो गया। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट इस प्रकार से लिखा जाता था। पहले लेफ्ट टू राइट गई, फिर राइट टू लेफ्ट आई, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्राउ स्टोफेडन शैली, ब्राउ स्टोफेडन स्टाइल। यूपीएससी के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्राउ स्टोफेडन स्टाइल किससे रिलेटेड है, ब्राउन स्टोफेडन स्टाइल है क्या, पहले तो क्या है, तो ये एक शैली लिखने का स्टाइल है, ये मतलब कोई भी लिखने का स्टाइल है, ये होता है लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार का कुछ लिखा जाता है तो उसे ब्राउन स्टोफेडन स्टाइल कहा जाता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। अगर यूपीएससी प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और क्या होता है वो आपको हमने बता दिया है। फिर तीसरी विशेषता की बात करें तो ये अपठित प्रकृति, अनडिपेचर्ड नेचर। इसका मतलब क्या होता है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, 100 साल हो गए हैं बट अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। क्यों नहीं पढ़ पाया, बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है। ये जो मैं ये लिखा अब इसको पढ़ के बताओ, नहीं पढ़ पाओगे ना, इस प्रकार से लिखा है। तो वो टैलेंटेड लोग थे मेरी तरफ, तो इस प्रकार से लिखा है कि समझ ही नहीं आया। फिर बात करते हैं संख्यात्मक प्रणाली, न्यूमेरिकल सिस्टम। ये न्यूमेरिकल सिस्टम क्या होता है, ये ऐसे पॉइंट वाइज दशमलव वगैरह होता है ना, तो इस प्रकार से इसे लिखा जाता था। तो पहली विशेषता हम देखी कि लेफ्ट टू राइट वाला सिस्टम है, ठीक है। फिर मुहरों मणकों वगैरह वहाँ से लिखा जाता है। ये पहली विशेषता क्या थी हमारी कि चित्रलेखा आधारित है, मतलब पिक्टोग्राम बेस्ड राइटिंग है। दूसरी विशेषता हमने क्या देखी, ब्राउन स्टोफेडन स्टाइल है इसकी, मतलब लेफ्ट टू राइट वैसे लिखा जाता है। फिर अनडिपेचर्ड नेचर है, यानी कि अभी तक पढ़ा नहीं गया। फिर न्यूमेरिकल सिस्टम है, अंक वाइज ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद में मटेरियल कौन कौन सा यूज हुआ है, इसमें सामग्री कौन कौन सी यूज हुई है, मुहरे, मृदबांड, कांसे के औजार, चूड़ियाँ, हड्डियाँ, हाथीदांत, ये सारी चीज़ें यूज हुई है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है, ये चीज़ें उस टाइम में उपलब्ध थी। इनडायरेक्ट डायरेक्टली कहीं भी ये चीज़ें काम आ सकती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछते कि हाथी पाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हाथी दांत मिले यहाँ पर, ठीक है। कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से पर लिखा है, तो ये आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कहीं पे भी काम आ सकते हैं। और प्रीलिम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं घुमाने वाले, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके काम आ सकती है। फिर मुहरे एवं पशु आकृतियाँ, सील और एनिमल, पहले ऐसे सील लिखी हो, ऐसे सील बनाई गई है, फिर पशु की आकृति, फिर सील है, फिर पशु की आकृतियाँ, इस टाइप से मुहरे। और आमतौर पर सबसे ऊपर लिपि मुहरे होती थी,
बीच में पशु की आकृति, इस प्रकार से ये लिखे जाते थे। और ये मुहर जहाँ पे आ गई ना, मुहर का मतलब होता सील, सील जहाँ पर आ गई इसका मतलब है इसका यूज है वो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है, आदेश देने के लिए। तो राजा महाराजा जो यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम में जो भी उच्च वर्ग के वो होंगे वो लोग इस प्रकार का यूज़ करते होंगे। ठीक है, ये अनडिसिप्लिन्ड इसका नेचर है, पढ़ा नहीं गया अभी तक है। न्यूमेरिकल सिस्टम है, मटेरियल क्या क्या यूज़ हुआ था वो है, सील एनिमल का किस प्रकार से यूज हुआ, फंक्शनलिटी कार्य किस प्रकार से ये करता था, फंक्शनलिटी कार्य क्षमता। मुहूर है ना, मुहूरों का उपयोग कहाँ किया जाता था, प्राथमिक कार्य क्या होता था, व्यापार की पहचान करने के लिए। जैसे सील का थप्पा लगाया जाता था, सील का जहाँ थप्पा लगा इसका मतलब है कि ये व्यापार उसका है, तो ये पहचान करने के लिए फंक्शनल क्या होगा, सील का पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। फिर बात करें ट्रेड कनेक्शन, इनके ट्रेड के कनेक्शन किस किस के साथ में थे। मेसोपोटामिया में कुछ सील वगैरह देखने को मिली है, तो इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ में इनके ट्रेड रिलेशन थे। ये भी काम की चीज़ें, ये सारी चीज़ें काम की है। कैसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिश्ते थे, व्यापार संबंध थे, तो इनकी जो सील है ना वो वहाँ पर पाए गए हैं, इनके कुछ मृदा वगैरह वहाँ से पाए गए हैं, इससे पता चलता है। फिर कथा चित्रण, ये नैरेटिव इमेजिन करते थे, ऐसे बताते थे कि हमारे टाइम में ये जो नैरेटिव बनाते थे इस प्रकार से लिखते थे, जिससे क्या पता चलता है कि ये है ना इनका धार्मिक महत्व है। अगर ऐसा क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा यूपीएससी ने कि धार्मिक प्रेजेंस का कुछ उपस्थिति वगैरह का पता चलता है कि नहीं चलता है, तो हमने वो देखा था कि एक है ना धार्मिक अनुष्ठान के लिए गड्ढा मिला है जहाँ पे पानी वगैरह को भरा जाता था, और हवन के भी कुछ कुंड वगैरह मिले हैं, तो वो भी मिले। साथ साथ में ये भी देख सकते हो कि इसे इस प्रकार से चित्रण किया गया है, जिसलिए इसका उपयोग है ना धार्मिक कार्यों से होता है। ठीक है, तो वो भी उसके भी कुछ अंश वगैरह मिले हैं, धार्मिक महत्व के संकेत मिले हैं। तो इस चीज़ों को आप याद रखना, इनडायरेक्टली में ये काम आ जाएगा। अगर इस प्रकार से प्रीलिम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर ये काम आ जाते हैं। ट्रेड कनेक्शन है, और फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस के भी बारे में पता चलता है हमें इन सब चीज़ों से। ठीक है, महत्व क्या है ऐतिहासिक महत्व करें तो ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 1924 में से सर जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया था। 100 साल हो गए हैं, अभी तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। किसके साथ में इनकी समानता है, कौन सा कल्चर है जिससे ये मैच करते हैं, तो हमारा जो द्रविडियन संस्कृति है ना उसके साथ में कुछ संकेत मिलते हैं कि इनके साथ में कुछ समानताएं थी। ठीक है, अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश भी इसलिए की जा रही है कि कैसे भी करके पता चले कि द्रविड़ जो सभ्यता है उसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में क्या कनेक्शन था, क्या समानताएं थी, क्या इनसे अलगाव था, उन सारी चीज़ों का पता चले, जिससे पता चले कि द्रविड़ सभ्यता है वो भी लंबे समय से चली आ रही, दोनों का महत्व बढ़ेगा, इसलिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। चैलेंज क्या आ रहा है, पाठ बहुत छोटे हैं, इनमें 5 वर्ड की वो जैसे पाठ मतलब ये बस इतने ABCDE ऐसे 5 वर्ड लिखिए। अब इसका मतलब कैसे निकालोगे, तो बहुत इनके जो वर्ड हैं वो बहुत सीमित है। इसके जो सबसे बड़ा ग्रंथ है ना, सबसे बड़ा ग्रंथ, उसमें ओनली 26 वर्ड ही है। हमारे तो ABCD में 26 वर्ड है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा ग्रंथ है उसमें ओनली 26 वर्ड है बस, तो वो चीज़ आप समझ सकते हो। फिर द्विभाषी ग्रंथों का अभाव है, द्विभाषी मतलब एक सिंगल मतलब होता है, उसका दूसरा कोई मतलब निकल नहीं रहा है, तो इन प्रकार के ग्रंथों का भी अभाव देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें पढ़ने में अभी भी दिक्कत सामने आ रही है। तो यहाँ पर ये चैलेंजेज में सारा लिखा हुआ है कि शॉर्ट टेक्स्ट है, ज़्यादा बड़े टेक्स्ट है नहीं, और एब्सेंस ऑफ बाईलिंगुअल टेक्स्ट, दूसरे लैंग्वेज की कोई टेक्स्ट अवेलेबल है नहीं। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है, अगर इस लिपि है, इसकी खोज की जाती है, इसको समझा जाता है, तो इसका महत्व क्या होगा। इसके सिग्निफिकेंस या महत्व की बात करें तो क्या होगा, सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि, इससे पता चलेगा कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी कितनी महान थी, किस प्रकार से इन्होंने इनोवेशन किया था, तो वो महत्व बढ़ाएगा। साथ ही साथ में जो हमारी द्रविडियन सभ्यता है, ठीक है, द्रविड़ सभ्यता है, उसके साथ में इसके क्या संबंध है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। ऐतिहासिक समझ विकसित होगी हमारी कि ये किस प्रकार से काम करते थे, इसके बारे में भी समझ हमारी विकसित होगी, और फिर मान्यता भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये सारी सिग्निफिकेंस है इसके, इसलिए कोशिश भी की जा रही चाहिए किसी भी प्रकार से इसको आइडेंटिफाई किया जाए, इसको अंडरस्टैंड किया जाए। कल्चर है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग होगी, एकेडमिक रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट ये है न्यूज़ है, यहाँ पर है ट्रूडो, कौन है ये, कनाडा की PM। अभी इन्होंने क्या किया, पार्टी छोड़ी है, पर इसमें जानकारी क्या दी गई होगी, क्यों छोड़ी है, क्या काम की चीज़ है। क्या आप कनाडा में जाके IAS बनना चाहते हो, आप बोलोगे नहीं,
तो इसको क्यों पढ़े भाई, हमारे एग्जाम में कहीं काम आने वाला नहीं है। अगर कनाडा और इंडिया के रिलेशन से संबंधित कोई पॉइंट होते तो हमारे आईआर से संबंधित काम आ जाते, पर उसमें ऐसी कोई बात हो नहीं रही है तो पढ़ने का मतलब है नहीं। ये डायरेक्ट खुश हो सकते हो अगर ये बहुत घटिया आदमी है ये ट्रूडो, अगर ये हार जाता तो बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो नीतियाँ है वो इंडिया विरोधी है। पर हमारे ये आर्टिकल काम का नहीं है तो हम पढ़ेंगे नहीं इसको। पर्सनली हमें बहुत खुशी होगी अगर ये चला जाए तो, बट हम वैसे नहीं देखेंगे, हमारे वैसे काम की चीज़ है ये नहीं। तीसरे आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू मतलब होता है नीला, ठीक है, नीला आसमान, नीले गगन के तले। बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसके बारे में पता चलते हैं। नीले आसमान के तले क्या चल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसे मैथेमोग्नोलोबिया के नाम से भी चलता है, मैथेमोलोबेमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम याद रखना या आप भूल जाओगे, इसका प्रोनाउंसिएशन इतना टफ है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है, इसे मैथेमोलोबेमेनिया के नाम से भी जाना जाता है, मैथेमोलोबेमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। मैं प्रोनाउंस इसका कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैथेमोलोबेमेनिया के नाम से जाना जाता है। बस ये नाम याद रखो, रट लो, ऐसे दिमाग में बैठा दो, मैथेमोलोबेमेनिया के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट, यह बच्चों में होता है, बच्चों में होता है, और इसे बच्चों की जो त्वचा होती है ना वो नीली ब्लू हो जाती है। बच्चों की त्वचा इससे कैसी हो जाती है, ब्लू यानी नीली हो जाती है। तो पहला पॉइंट देखा, इसे किस नाम से जाना जाता है, फिर ये बच्चों में होता है और इसे बच्चों की त्वचा है वो नीली हो जाती है। अब नीली क्यों हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो जाती है, ठीक है। पहला इसका नाम देखा, दूसरा बच्चों में हो जाती है, त्वचा नीली हो जाती है, और ये क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो रक्त में कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में कम होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सबसे आम कारण है नाइट्रेट से दूषित पानी को पीना। कुछ पानी होता है जैसे कि आप ये हमारे ये कुएँ वगैरह होते हैं ना, कुएँ का पानी, उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर दवाइयों से छिड़की हुई सब्जियां वगैरह होती है उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसका आप सेवन करोगे ना तो आप हैं उसमें ब्लू, आप मतलब बच्चे सेवन करेंगे तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका नाम है मैथेमोलोबेमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों में होता है, बच्चों की त्वचा नीली हो जाती है। क्यों होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो नीला हो जाएगा शरीर पूरा। फिर कैसे होता है, नाइट्रेट से दूषित पानी पीने के कारण ये बीमारी होती है। नाइट्रेट से कंटामिनेट पानी पीने से ये बीमारी होती है। सेम चीज़ यार, ऑल्सो नॉन एज इन्फेंट, इन्फेंट यानी शिशु, शिशु मेलेनोबिया नाम से जाना जाता है। फिर ये कंडीशन क्या है, इसमें बेबी स्किन टर्न इन ब्लू, ब्लू हो जाती है। फिर कैसे होता है ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में वो कम हो जाता है, इसके कारण ये होता है। और नाइट्रेट की जो मात्रा होती है, वाटर कंटामिनेट नाइट्रेट की मात्रा के साथ में वो पीने से ये बीमारी होती है। ये पॉइंट रख लिए, याद कर लिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्या क्या इसके कैरेक्टर लक्षण क्या है इसके। होठ, हाथ, पैर, आसपास की त्वचा का नीला पड़ना, नीला मतलब ब्लू, ठीक है, आम लक्षण है, ये नीले पड़ जाएंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। हमने बात करी थी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ऑटोमेटिक O2 की मात्रा कम पड़ेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा वो कम हो जाएगी इसमें। और बच्चों और वयस्क में ये साइनोसिस, साइनोसिस क्या होता है, साइनोसिस मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, इसके रूप में भी जाना जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, शरीर नीला पड़ जाएगा, ठीक है। साइनोसिस के नाम से भी, साइनोसिस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में कुछ है, सांस लेने में कठिनाई होगी, वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो जाएगी, उल्टी दस्त भी इसमें होते हैं। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम के सिम्टम हैं। तो स्किन कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगी, और साइनोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन का लेवल है वो लो हो जाता है। ये इसके कुछ सिम्टम थे। उपचार क्या किया जा सकता है, वैसे कोई स्पेसिफिक उपचार तो है नहीं, बट जो कभी कभार ऐसी स्थिति में सर्जरी भी की जाने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट, कुएं के पानी का उपयोग न करें। बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कुएं के पानी से दूर रखें, क्योंकि इसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों को कुएं के पानी से दूर रखो। 12 महीने का जब तक न हो जाए तब तक उसे जहाँ पे नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा, ऐसे खाने पीने से उसको दूर रखा जाए। तो बच्चों में न करें इसका। शिशु फॉर्मूला बनाने के लिए भी कुएं के पानी का उपयोग न करें। 12 महीने तक बच्चों को कुएं का पानी न पिलाएं, नाइट्रेट को हटाया जाए। फिर एक मात्रा क्या कहते हैं, लोग कहते हैं
गर्म कर लो पानी तो नाइट्रेट कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। पानी को उबालने से नाइट्रेट को नहीं हटाया जा सकता, इसलिए नाइट्रेट का उपयोग है वो कम से कम करें। ऐसी कुछ फल और सब्जियां भी होती हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा होती है, जैसे कि ब्रोकली, पालक, चुकंदर वगैरह, उनसे भी बच्चों को दूर रखना है ताकि बच्चों में नाइट्रेट की मात्रा वो न बढ़े। ये रोकथाम है। ट्रीटमेंट स्पेसिफिक कुछ है नहीं, कभी कभार सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। प्रिवेंशन, नेवर यूज वेल वाटर, वेल मतलब कुआं, कुएं के पानी का उपयोग न किया जाए। उसके साथ में दूसरा है नाइट्रेट रिच जो फूड होते हैं उसको अवॉइड करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इसे ठीक किया जा सकता है। नाइट्रेट कॉन्टामिनेंट क्या होता है? नाइट्रेट संदूषण, इसका मतलब होता है या फिर मान लो जल यानी वाटर, या फिर मान लो फूड, इनमें नाइट्रेट की मात्रा का बढ़ना, इनमें नाइट्रेट की मात्रा का बढ़ना यानी उपस्थिति का बढ़ना, ये क्या कहलाता है? नाइट्रेट प्रदूषण कहा जाता है। कैसे बढ़ता है ये? खेती में हम जो सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं, हम जो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं ना, फर्टिलाइजर का, ये जो फर्टिलाइजर होते हैं इसमें नाइट्रेट होता है, नाइट्रोजन होता है, इसको कन्वर्ट करके नाइट्रेट में बदला जाता है, जिससे ये खेती के लिए अच्छा होता है। अब इस प्रकार की जो भी फूड बनेंगे उससे हम खाएंगे तो उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती, तो ये नाइट्रेट प्रदूषण कहला जाता है। नाइट्रेट प्रदूषण या नाइट्रेट संदूषण कहलाता है। नाइट्रेट का जो उच्च स्तर है वो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। बच्चों में कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, उसमें से ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो एक है। और नाइट्रेट कई सारी बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है। तो ये नाइट्रेट संदूषण से रिलेटेड था, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में था। चलते हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इसमें बस थोड़ी सी बातें देखिए, ये चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है, प्रीलिम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अगर मेंस में देखो, एक बार है ना, मेंस में कुछ भी लिखना हो आपको कि ये जो फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका क्या नुकसान होता है, तो ये लिख सकते हो कि उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी भी बीमारियाँ हो सकती है। तो डायरेक्ट आप एग्जाम्पल देके लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर। ऐसे डायरेक्ट आपने लिख दिया आंसर, नॉर्मल सा लिखा है कि भाई ये जो आप यूज़ कर रहे हो फर्टिलाइजर वगैरह, उससे क्या स्वास्थ्य पर भी नुकसान होते हैं। ऐसे लिखने से बेहतर है आप ऐसे लिख दो कि अगर खेतों में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियाँ हो जाती है। तो आपका आंसर कितना अच्छा लगेगा भाई, आपने एग्जाम्पल से समझाया है पूरा स्पेसिफिक करके क्या फ़र्क पड़ सकता है, तो आंसर बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखना, ये चीज़ें वहाँ काम आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, इनडायरेक्ट सारी चीज़ें काम आ सकती है। इसलिए कहते हैं पढ़ी हुई जो चीज़ है ना उसका नुकसान कभी भी नहीं होता है, इसलिए सारी चीज़ें पढ़ते जाओ। अच्छी चीज़ें पढ़ोगे तो भाई वो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है भाई, ज्ञान हो गया पूरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। ये है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, लीड्स रिपोर्ट 2024। क्या चीज़ है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड रिपोर्ट 2024, जिसका मतलब है विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लीड्स रिपोर्ट 2024। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते? सबसे पहले इसे रिलीज कौन करता है, कौन इसे रिलीज करता है, पहला पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा, किस किस राज्यों ने टॉप किया है, दूसरा पॉइंट है। इसका क्या फ़ायदा है और क्या किया जाता है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट का नाम क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। इससे अभी समझो लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, इसे समझो। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, आपको पूरी रिपोर्ट ही समझ आए। लॉजिस्टिक का मतलब होता है एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान कितनी आसानी से भेजी जा रही है, इसे कहा जाता है लॉजिस्टिक। अगर वो आसानी से भेजी जा रही है तो लॉजिस्टिक बहुत अच्छा है, भेजने में दिक्कत आ रही है मतलब लॉजिस्टिक है वो खराब है। तो ऐसे समझ लो, लॉजिस्टिक का मतलब होता है लॉजिस्टिक, ये आसानी से एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान कितनी आसानी से भेजा जा रहा है। अगर अच्छा है तो लॉजिस्टिक वहाँ का अच्छा है, खराब है तो वहाँ का लॉजिस्टिक सिस्टम है वो खराब है। ये सारी चीज़ें बताती है लीड्स रिपोर्ट, उसके अंतर्गत बताई जाती है। अब ये जो लीड रिपोर्ट है ना 2024 की, ये इसे रिलीज किया जाता है, जैसे लीड्स रिपोर्ट 2024 की हो या कोई भी हो, इसे रिलीज कौन करता है? लीड्स रिपोर्ट को। तो लीड्स रिपोर्ट को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट रिपोर्ट या लीड्स रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट याद हो गया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पहला पॉइंट याद हो गया। फिर दूसरी बात है, ये इसका 6ठा संस्करण 6th एडिशन है।
जैसे आपकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत का 7th 8 एडिशन चलता रहता है, वैसे ही इस रिपोर्ट का ये 6ठा संस्करण है। इससे पहले 5 रिलीज हो चुके, ये 6ठा है। ठीक है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI, ये मैं पूछने वाला भी था, LPI रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI के तर्ज पर ये जो लीड्स रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब एम, इसका एम सिंपल है कि डिफरेंट अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर लॉजिस्टिक में क्या क्या सुधार किया गया है, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में कितनी आसानी है और उसे सुधार करने में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये इसका मतलब ये इसका उद्देश्य, इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। लॉजिस्टिक के 4 स्तंभ है, कौन कौन से? लॉजिस्टिक अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें करी है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा लॉजिस्टिक सेवाएं, लॉजिस्टिक सर्विस है। तीसरा है लॉजिस्टिक ये ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ऑपरेट कौन करता है और रेगुलेट कैसे किया जाता है। फिर सस्टेनेबल लॉजिस्टिक, ये इसके 4 पिलर हैं। इस 4 पिलर के बारे में याद रखना, मेंस में भी काम आ सकता है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होता है। एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि देश चीज़ें महंगी है। महंगी क्यों की है? क्योंकि लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो, लॉजिस्टिक में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लॉजिस्टिक में टाइम ज़्यादा लगता है। ये लॉजिस्टिक का टाइम को कम करो, कॉस्ट को कम करो, तो देशों की जो चीज़ है वो चीपर हो जाएगी, और देश की जो चीज़ चीपर हो जाएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसीलिए लॉजिस्टिक को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। और बेहतर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो और कदम भी है ये, साथ में ये भी दे सकते हो, गवर्नमेंट के द्वारा लीड्स रिपोर्ट रिलीज की जाती है, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जिसमें विभिन्न राज्यों के मध्य एक हेल्दी कंपटीशन तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से राज्य है अपने वहाँ का लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर करने में कोशिश करें। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और लॉजिस्टिक को बेहतर करने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती है, इसके की पिलर को आप लिख सकते हो वहाँ पे। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सकता है, लॉजिस्टिक सर्विस को सुधारा जा सकता है, ऑपरेटिंग और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को ठीक किया जा सकता है, और जो लॉजिस्टिक है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जहाँ पर पानी से, वाटरवे से चीज़ें भेजी जा सकती है वहाँ पर उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की उपयोग करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो, तो आपका आंसर कितना मस्त लगेगा ये चीज़ आप सोच सकते हो। ठीक है जी, ये चीज़ें यहाँ पे बात करी गई है। अब यहाँ पे कुछ राज्यों के बारे में बात करी गई है, जैसे कि बात करें ये जो कोस्टल समुद्र के आसपास राज्य हैं उसमें गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र इन्होंने टॉप किया है। फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश और गोवा है। और ये एस्पायर में कौन है, मतलब ये भी कोशिश कर रहे हैं, तो केरल, पश्चिम बंगाल ये कोशिश कर रहे हैं। फिर लैंडलॉक में हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इन्होंने कोशिश करी है, ये थोड़ी कोशिश आगे कर रहे हैं, ये है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें बातें हुई है, ज़्यादा इसको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। टॉप किसने किया, टॉप वाला कुछ है ही नहीं मैटर, यहाँ पर अचीवर है, फास्ट मूवर है और एस्पायर है, इतनी सारी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है नहीं। वो सारी चीज़ें याद रखना, कौन रिलीज करता है, क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है लोबिया के बारे में। लोबिया मतलब इसे कोपिया भी कहा जाता है, कोपी का, तो पी मतलब होता है ये जो अपना क्या होता है, मटर का दाना होता है ना, पी का मतलब मटर का दाना, तो ये मटर के दाने के बारे में बात हो, पी मतलब मटर का दाना, तो ये लोबिया है, मटर के दाने के बारे में बात हो रही है। एक ऐसी ये फसल है जो मटर के, ऐसी फलियाँ होती है, लंबी लंबी सी फलियाँ होती है जो मटर के दाने के समान ही होती है। ये अपने भारत के यहाँ से नहीं है, इसे बाहर से लाया गया था। स्टार्टिंग में कहाँ थी, स्टार्टिंग में ये साउथ अफ्रीका में थी, धीरे धीरे इसे एशिया में एक्सपोर्ट किया गया और अभी यहाँ पर भी ये उगाई जा रही है। तो इसका वैज्ञानिक नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये मटर का दाना जो परिवार होता है, मटर फैमिली यानी पी की जो फैमिली होती है इससे रिलेटेड होते हैं। साल में ये एक बार ही होता है, फलीदार होता है, इसमें अलग अलग कलर के मटर के दाने के समान दाने होते हैं। मतलब मटर का दाना मैं बार बार इसलिए बोला हूँ कि उसी के रिलेटेड है ये। इसमें काले रंग के भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं, सफ़ेद रंग के भी दाने होते हैं। इसका उपयोग खाने में ही उसका ज़्यादातर उपयोग तो होता है। उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, भारत में लाया गया था। कहीं भी आप उगा सकते हो, इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, यानी जहाँ सूखा वगैरह पड़ सकता है ना, जैसे राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है। साथ ही साथ में ये इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती नहीं है, और इसकी जो जड़ें होती हैं ना जल्दी से सूख जाती है और मिट्टी में मिल सकती है। तो मतलब आपको यूरिया की आवश्यकता हो उसकी भी ये पूर्ति कर सकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट वगैरह की अच्छी खासी मात्रा होती है। और ये फलीदार जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, ये बेनिफिशियल होते हैं नेक्स्ट फसल के लिए, जैसे ग्वार की फली वगैरह है ना, तो इसमें क्या नाइट्रेट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं।
और नेचुरली नाइट्रेट वगैरह मिल जाता है ना, तो आपकी जो फसलें होती है उसके लिए वो बहुत बेहतरीन होता है। तो आपको यूरिया वगैरह छिड़कने की, फर्टिलाइजर को छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वैसे भी ये बेनिफिशियल होता है। इसमें जो कम ग्रेविटी में भी इसे उगाया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ बातें करेगी फ़ायदे के बारे में। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि इसे काली आंख वाले मटर के दाने के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी मटर भी कहा जाता है। ये ऐसे पेड़ पे चढ़ती है, मतलब ऐसे कोई पेड़ है उसे एक लटक के ऊपर चढ़ जाती है, वो बेल वगैरह नहीं होती वैसे ऊपर चढ़ती है, इस प्रकार से ये ऊपर चढ़ जाती है। 3 पत्तियाँ वगैरह मिश्रित होती है। इसमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सोर्स होता है। अगर आप जिम वगैरह कर रहे हो, हाई प्रोटीन चाहिए तो आप इसे खा सकते हो। कई सारे प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण भी इसमें होते हैं। कहीं पे भी उगाई जा सकती है, मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया में भी उगाई जा सकती है। मिट्टी भी थोड़ी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर भी ये उगाई जा सकती है। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए तो जो दोमट मिट्टी वगैरह होती है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है जिसमें जब पानी वगैरह एकदम मिलाया हुआ हो, अच्छी मिट्टी होगी तो वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देगा। और ठंडी जलवायु है तो वहाँ पर रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो सर्दियों में उगा दो, जैसलमेर वगैरह में वहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है। ये लोबिया के बारे में। फिर ये चीज़ें देख के थोड़ा बहुत शौक लगेगा मेरे को कि थोड़ा अजीब लगा यूँ कि महत्व क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है। इन्होंने बातें करी है सिग्निफिकेंस। देखो ऐसे बोलते हैं ना, प्रोटीन रिच है, तो हमारी जो डाइट में प्रोटीन की कमी है तो वहाँ तो काम आ सकती है। प्रोटीन रिच है मतलब प्रोटीन जो हमारी कमी है, हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, विटामिन की कमी देखने को मिलती है। तो कई सारे पोषक तत्व की इंडियन डाइट में कमी देखने को मिलती है। तो ये जो है पोषक तत्व से रिच है, तो ये जो पोषक तत्व की कमी है उसे कम करने में, माल न्यूट्रिशन को कम करने में ये मदद कर सकता है। ये तो पॉइंट अच्छा है, पर ये हमारी ओर से दे रहे। आर्टिकल में क्या चीज़ें करी गई है, आर्टिकल में इन फ्यूचर की बातें करी है, क्योंकि इनमें कम ग्रेविटी होती है तो इसे ग्रेविटी की आवश्यकता नहीं होती। तो इन फ्यूचर में जब हम मार्स में जाएंगे, मून पे रहने जाएंगे, वहाँ पर इसे उगाया जा सकता है। ठीक है। फिर अंतरिक्ष में इसको लगाया जा सकता है, आत्मनिर्भर अवश्य कर सकते हैं। वहाँ जाके हम इसको उगा के मौज मस्ती काट सकते हैं। अंतरिक्ष में जाके रहेंगे, वहाँ इसको उगाएंगे और हम खाना वाना खाएंगे। उन्नति में भी काम आ सकता है। भाई साहब ये तो थोड़ी अलग ही बातें करी गई है। आपको वो चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स डाइट है, अगर मेंस में कहीं लिखना हो कि भारत की जो डाइट है वहाँ पर पोषक तत्व की कमी होती है, माल न्यूट्रिशन वगैरह से कुछ लिखना हो, तो ऐसे फूड की आवश्यकता हो जिसमें ये पोषक तत्व अच्छी मात्रा में हो, प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो, विटामिन अच्छी मात्रा में हो। जैसे कि लोबिया है उसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका डाइट में बढ़ाया जा सकता है। आप मिलेट मतलब बाजरा वगैरह है उसको डाइट में यूज़ करने के बारे में लिख सकते हो, क्योंकि उसमें भी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली यूज लिख सकते हैं। ये काम के नहीं है, इसको छोड़ो, नहीं लिखना है। साइंस में और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हो। इतनी चीज़ें, ये ऐसी रोटी नहीं खाना है, ये मुँह है ऐसे घुमा के रोटी नहीं खानी है, आपको डायरेक्ट रोटी खा लेनी है। इतना घुमा के बॉल करोगे ना तो वो आपके बल्ले पे नहीं आएगी, बहुत बाहर चली जाएगी। ऐसा भी काम की चीज़ें नहीं है। ठीक है। फिर बात करते हैं टोडा ट्राइब के बारे में। चर्चा में क्यों है? टोडा ट्राइब है, इनका त्यौहार अभी सेलिब्रेट किया गया है जनवरी महीने में। कौन सा त्यौहार है? त्यौहार का नाम याद रखना, मोदवेत। टोडा ट्राइब का त्यौहार है मोदवेत। कौन सा त्यौहार है? मोदवेत। किसका है? टोडा ट्राइब का है। कौन सा त्यौहार है? मोदवेत है। कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में मनाया जाता है। टोडा ट्राइब है, त्यौहार का नाम है मोदवेत है। किसके द्वारा मनाया जाता है? टोडा ट्राइब के द्वारा। कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में। कहाँ पर मनाया जाता है? मुख्य रूप से याद रखना, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल है ना, ठीक है, वहाँ पर उसके आसपास के रीजन में, या आंध्र प्रदेश के आसपास के रीजन में, ये मोथानाडु मुंड है, वहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। मोदवेस किसका है? टोडा का है। ये मुथानाडु मुंड के आसपास मनाया जाता है। ये पॉइंट तो याद रखना है। बात करें टोडा ट्राइब की, कहाँ पर ये रहने को देखने को मिलती है? ये एक द्रविड़ जनजाति समूह है, यानी द्रविड़ जो एक तो है आर्य, मतलब उत्तर वाले आर्य और साउथ वाले द्रविड़, ऐसा माना जाता है। तो ये द्रविड़ जातीय समूह है। ये तमिलनाडु की नीलगिरी जो है पहाड़ियाँ, वहाँ पर ये पाया जाता है, मतलब वहाँ पर निवास करते हैं। 1600 इनके घर हैं। ठीक है। ये कुछ चीज़ याद रखने की आवश्यकता। फिर बात करें भाषा कौन सी बोलते हैं, तो ये टोडा भाषा बोलते हैं। टोडा एक भाषा होती है इनकी, जो द्रविड़ भाषा से निकली हुई, उस प्रकार की ये भाषा बोलते हैं। ये इनकी लैंग्वेज है। परंपराएं क्या है? धर्म को मानते हैं। धर्म में ऐसा माना जाता है, पशु को बहुत ज़्यादा ये महत्व देते हैं, पशुधन को। ठीक है। एनिमल को बहुत ज़्यादा ये महत्व देते हैं। इस प्रकार के एनिमल जिसे डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, जिसे पाला जा सकता है, कि उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है। पशु में भी विशेष रूप से भैंस, बफेलो को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति ही बफेलो का दूध निकाल सकता है, भैंस का दूध निकाल सकता है, जो बहुत ही विशेष संस्कारों वाला हो, मतलब बहुत गुणवान व्यक्ति होता है, वही केवल दूध निकाल सकता है।
और कोई उठा के एरा गैरा मुँह उठा के कोई भी दूध नहीं निकाल सकता है। हमारे यहाँ पे तो भाई ऐसा नहीं है, कोई भी दूध निकाल सकता है। अगर आपके पास में टैलेंट है तो आप ये काम कर सकते हो, दूध निकालना आता है तो ये चीज़ कर सकते हो, नहीं आता तो लात खा के आओगे भैंस की। तो यहाँ पर क्या होता है, जो विशेष संस्कारों वाला व्यक्ति होगा वही जाके दूध निकाल सकता है। पहला पॉइंट है धर्म का, ये चीज़ समझ आई। पशुधन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस पे बनाना, तो यहाँ पे एक प्रकार का संस्कार है जहाँ पर विशेष संस्कार वाला व्यक्ति ही दूध निकाल सकता है। इस प्रकार की रीति किस में जनजाति में देखने को मिलती है या किस जातीय समूह में देखने को मिलती है, तो टोडा जातीय समूह में देखने को मिलती है। फिर बहुपति प्रथा, एक पत्नी के कई पति हो सकते हैं। महिला के परिवार के सभी भाइयों से शादी कर सकती है, यानी कि एक महिला है वो कई आदमियों से, कई पुरुषों से शादी कर सकती है। बहुपति प्रथा यहाँ पर निभाई जाती है। अंत्येष्टि अनुष्ठान, ये क्या होता है, यहाँ पर 9 महीने बाद जो अंतिम संस्कार है वो शुष्क तरीके से किया जाता है, तो ये अंतिम अनुष्ठान है। कढ़ाई मतलब जो अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं उनसे ये रंगाई पुताई का काम करते हैं। रंग वगैरह का काम है, डिफरेंट रंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे काला रंग है वो पूरे संसार का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर संसार का मैप बनाएंगे तो काले रंग से करेंगे। संसार अंधा है, अंधा मतलब काला, तो संस्कार काला है पूरा, यहाँ पर काला ही काला दिखाई देता है। तो काला रंग है पूरे संसार का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग है पृथ्वी का, और सफ़ेद रंग है आकाश का, प्रतीकात्मक रंगों के रूप में यूज करते हैं। इसे पुखुर कहा जाता है। ये वर्ड याद रखना। पुखुर किससे रिलेटेड है, तो पुखुर है एक रिचुअल है जहाँ पर जो टोडा जनजाति है वो कढ़ाई करने के लिए अलग अलग रंगों का अलग अलग प्रतीक के रूप में यूज करते हैं। प्रतीक मतलब सिंबल के रूप में उपयोग करते हैं, इसे पुखुर कहा जाता है। तो इस पुखुर वर्ड को यूज रखना, मतलब याद रखना इसको कि यूपीएससी पूछेगी इस पुखुर वर्ड के बारे में पूछ सकती है, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ये वर्ड किससे संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर कर्नोल क्या होता है, ये जो काली रंग की पट्टी होती है दाईं ओर, अलग अलग प्रकार की पट्टियाँ होती है, तो इसे कर्नोल कहा जाता है। बाईं ओर होगा काली रंग की, इसे कर्नोल, दाईं ओर होगी और तो इसे क्या कहा जाएगा, करथल। दाईं ओर होगी तो कर्नोल, बाईं ओर होगी तो करथल, तो ये वर्ड याद रखना। फिर फूलों का प्रतीक, अलग अलग जो फूल होते हैं उन्हें अलग अलग सिंबल के रूप में माना जाता है। जैसे कि मानसून आने वाला है तो वहाँ पर सफ़ेद फूल खिलेंगे, सफ़ेद जो मार्च के फूल है वो खिलते हैं, इसका मतलब मानसून है वो आने वाला है। इस प्रकार से भी ये सिंबल को भी मानते हैं। फूलों को अलग अलग सिंबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। वास्तुकला में ये बेरलवोट जो मंदिर है ना, वहाँ पे उस प्रकार के ये मंदिर घरों को जाने जाते हैं। ये एक प्रकार की इनकी वास्तुकला होती है, इनके आर्किटेक्ट होते हैं बेरलवोल्ट, इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये टोडा ट्राइब के बारे में आर्टिकल था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स अब ये चर्चा में क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडोनेशिया है ना, उसको ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य, मतलब इसका फुल मेंबर है वो बना दिया गया है। इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण मेंबर बना दिया गया है, इस वजह से चर्चा में है। पहले ये फुल टाइम मेंबर नहीं था, ऑब्जर्वर था। अब इंडोनेशिया है वो ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबर बन गया है। इंडोनेशिया मैप आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, कहाँ पर ये लोकेटेड है, कैपिटल कहाँ है, आसपास में कौन से देश है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया का देश है, वहाँ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी यही है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया की ही है। तो ये पॉइंट तो पता होनी चाहिए। ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ये जो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये 2001 में किसके द्वारा रखा गया था, जिम ओ नील के द्वारा रखा गया था। ब्रिक्स का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट रखा था ब्रिक्स का, ये 2001 में जिम ओ नील के द्वारा रखा गया था। फिर इसका जो पूरा नाम है वो क्या था, बी का मतलब ब्राज़ील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। इस बाद में जोड़ा गया था, पहले ब्रिक था ओनली, पहले BRIC था, एस को बाद में जोड़ा गया था, साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया था। फिर 2009 में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन चारों देशों ने मिलकर इसका गठन किया और 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया। ये 5 देश को मिलकर क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। BRICS ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देशों को मिलकर ब्रिक्स बन गया। साउथ अफ्रीका 2010 में इसको जोड़ा गया था। अब लेटेस्ट कौन कौन जोड़े गए हैं, मिस्र इसमें जोड़ दिया गया है, फिर इथियोपिया है, फिर ईरान है, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है, सऊदी अरेबिया, ये भी ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाना है। ये सारी विकासशील अर्थव्यवस्था है तो इनका वर्चस्व बढ़ाना है, मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाना, ये ब्रिक्स का उद्देश्य भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट है बनियाल बाईपास के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आर्टिकल में इतना कुछ दिया नहीं था। तो बनियाल बाईपास का है ना, वो काम पूरा हो चुका है। ये जम्मू और कश्मीर का जो NH-44 है, वहाँ पर 2 किलोमीटर लंबा एक बाईपास बनाया गया है। इस प्रकार से चलता है रोड पूरा बनियाल वाला, और यहाँ पर एक बाईपास बनाया गया है। NH-44 है ना, NH-44 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। NH-44 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। 3745 किलोमीटर ये लंबा है, और दोनों को जोड़ने का काम करता है। और अभी बनाया गया बनियाल बाईपास, जहाँ पर जो टाइम वगैरह कम लगेगा, और जो हमारी सेना वगैरह है उसके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि सेना को आगे जाने के लिए ये हेल्प करेगा। तो ये बनियाल बाईपास से रिलेटेड हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल है संत नरहरि तीर्थ के बारे में। क्यों चर्चा में? संत नरहरि तीर्थ हैं, इनका अभी जो सिंहाचलम मंदिर है वहाँ से इनकी मूर्ति मिली है, इस वजह से चर्चा में। बात करें संत नरहरि तीर्थ जी के बारे में, तो ये 13वीं शताब्दी के द्वैत वेदांत क्या था? एक फिलोसॉफी थी। तो ये द्वैत वेदांत फिलोसॉफी की दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर थे, ये विद्वान थे, स्कॉलर थे, साथ ही साथ में ये संत थे। ये द्वैत वेदांत फिलोसॉफी के दार्शनिक थे, यानी कि द्वैत वेदांत फिलोसॉफी के ये फिलोसोफर थे। याद रखना कौन थे? संत नरहरि तीर्थ। तो ये 13वीं शताब्दी में द्वैत वेदांत नाम की जो फिलोसॉफी थी, ठीक है, उसके एक फिलोसोफर थे। ये साथ ही साथ में विद्वान थे, स्कॉलर थे, और संत भी थे। ऐसी माना जाता है इनका जन्म है, आज का जो श्रीकुल्लम है ना आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो उस टाइम में इसका नाम क्या था? उस टाइम में इसका नाम था चिकाकोलू नगर, और आज में इसका नाम क्या है? श्रीकुल्लम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये माधवाचार्य जी थे ना, इनके शिष्य थे। और ये जो माधवाचार्य हैं, ये द्वैत वेदांत को जो फेमस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने यक्षगान और जो बयालू आटा, ये क्या था? यक्षगान और बयालू आटा, ये एक खुले मंच पर नाटक किए जाते थे। तो ये जो खुले मंच पर नाटक किए जाते थे, यक्षगान और बयालू आटा, इनको वैष्णव भक्ति आंदोलन, ये भी 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास चल रहा था, इसका हिस्सा बनाया था। किसने बनाया था? संत नरहरि तीर्थ जी के द्वारा बनाया गया था। और ये जो तुंगभद्रा रिवर है, यहाँ पर इनकी प्रतिमा भी बनाई गई है। आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा रिवर है, वहाँ पर इनकी प्रतिमा भी बनाई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है सेलेक्टिव साइलेंसिंग। क्या होता है सेलेक्टिव साइलेंसिंग? कोलंबिया के कुछ रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा है कि सेलेक्टिव साइलेंसिंग है, इनका प्रभाव देखा जाता है बीमारियों में। अब हम बात करेंगे सेलेक्टिव साइलेंसिंग होता है क्या है। न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, हम बात करते हैं सेलेक्टिव साइलेंसिंग की। आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, सेल होती है शरीर में अलग अलग प्रकार की। उसमें से ये जो शुक्राणु और अंडाणु, मतलब ये जो इन दोनों को छोड़ दो, शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ दो, इसके अलावा शरीर में जितनी भी सेल होती है, जितनी भी कोशिका होती है, उनमें क्या होती है? 2 उसकी कॉपी होती है। प्रतियां मतलब कॉपी होती है। शरीर में अलग अलग प्रकार की सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी 2 कॉपियाँ होती है। ये मान लो एक्स मान लो, XY, ये गुणसूत्र नहीं, मतलब ABC मान लो AB, ठीक है, ये AC BC AD, इस प्रकार की अलग अलग शरीर में अलग अलग कोशिकाओं की कॉपियाँ होती है। कॉपियाँ डबल ही होगी हमेशा, AB में होगी, AC में, BC में, AD में, इस प्रकार से डबल कॉपियाँ ही होगी। शरीर में 2 प्रतियाँ ही होगी, कोशिकाओं की 2 प्रतियाँ होगी, 2 कॉपियाँ होगी। एक कॉपी आएगी माता की ओर से, या कि मेल की ओर से आ गया A, और फीमेल की ओर से आ गया B। पापा की ओर से आ गया A, आ गया एक कॉपी, मतलब कोशिका की एक कॉपी कहाँ से आएगी? पापा से आएगी। एक कहाँ से आएगी? एक मम्मा से आएगी। ये कोशिका क्या है? एक प्रकार का जीन है, यानी कि आपके जो लक्षण है ना, एक तो मम्मा का लक्षण होगा, एक पापा का लक्षण होगा। तो शरीर में कोशिकाओं की 2 कॉपियाँ होती है। एक कॉपी होगी वो मम्मी की ओर से आएगी, दूसरी कॉपी होगी वो पापा की ओर से आएगी। माँ बाप दोनों की ओर से एक एक कॉपी आती है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस में दिखाई देता है। यानी कि कभी कभार क्या होता है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम में क्या होता है, शरीर में जीन की 2 प्रतियाँ होती है। ये जो जीन होता है इसकी 2 कॉपीज़ होती है, एक माता की ओर से आती है, दूसरी पिता की ओर से आती है। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे कि ये माता की ओर से आने वाली A, ये तो एक्टिवली काम कर रही है, पिता की ओर से आने वाली B ये काम नहीं कर रही है। मोस्ट ऑफ टाइम तो A B दोनों ही काम करती है और दोनों अलग जगह आती है। बट कभी कभार क्या होता है, A तो काम कर रही है, B काम नहीं कर रही, या B काम कर रही है, A काम नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सेलेक्टिव तरीके से कोई एक है उसको काम करने से रोका जा रहा है। मतलब सेलेक्टिव तरीके से एक काम नहीं कर रही है, वो एक काम कर रही है। तो एक तरीके से हुआ ना भाई, एक को रोक रहा है। मेरे सामने 3 लड़के आए थे पढ़ने के लिए, मैंने एक को मना कर दिया, दोनों को पढ़ाया, ठीक है। तो मैंने सेलेक्टिव तरीके से एक को हटा दिया,
तो मैं सेलेक्टिव तरीके से काम कर रहा हूँ, इसका मतलब सेलेक्टिव तरीके से साइलेंस किया जा रहा है, एक को रोका जा रहा है। साइलेंस का मतलब उसे रोका जा रहा है, उसे बंद किया जा रहा है, उसके जो भी गुण थे, लक्षण थे, उसे रोका जा रहा है, उसके जो संदेश थे उनको अवरुद्ध किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। तो ये जो होता है ना, उसको कहा जाता है सेलेक्टिव साइलेंसिंग। यानी कि शरीर में दो पाए जाते हैं, जीन की कॉपीज पाई जाती, उनमें से एक कॉपी अगर काम करना बंद कर दे, रोक दिया जाए, इसे सेलेक्टिव साइलेंसिंग कहा जाता है। अब ये जो सेलेक्टिव साइलेंसिंग है ना, इसका असर बीमारियों में भी होता है। कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती है पर उस व्यक्ति के शरीर में उस बीमारियों के लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि उस शरीर में सेलेक्टिव साइलेंसिंग है, यानी कि उस प्रकार की जो बीमारी है उसको साइलेंट कर दिया गया है, उसके लक्षणों को साइलेंट कर दिया गया है, तो वो बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेलेक्टिव साइलेंसिंग, ठीक है, दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक होती है पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों की ओर से होते हैं, फिर कभी कभार क्या होता है, एक को ब्लॉक कर दिया जाता है, दूसरे के लक्षण होते दिखाई देते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे सेलेक्टिव साइलेंसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है विदेशी नागरिक आवाजाहियों पर प्रतिबंध। फॉरेनर होते हैं या फॉरेन सिटीजन होते हैं, उनके रिस्ट्रिक्शन पर, मतलब मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, तो इस आर्टिकल में बात करी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई विदेशी नागरिक, ये जो आ गए भाई, मान लो ट्रंप आ गए, ऐसे मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ट्रंप आ गए हैं, भारत आ गए हैं, अब इन्होंने क्या कर लिया, भारत में आके अपराध कर लिया है, ठीक है, अब अपराध करके वापस जाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई फॉरेनर, अगर ट्रंप फॉरेनर हो गए, भारत में कोई अपराध कर रहे हैं, फिर अगर वो भारत छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो बिना भारत सरकार की परमिशन के भारत छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि कोई विदेशी नागरिक आपराधिक आरोप में, यानी कि आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं और उस पर ऐसा आरोप लगा है, तो भारत सरकार की बिना अनुमति के वो भारत छोड़ के नहीं जा सकता है। ये बात करी सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके बारे में प्रावधान क्या है, तो हमारे संविधान का एक अधिनियम है, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946, फॉरेनर एक्ट 1946, फॉरेनर एक्ट 1946 है। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के पास में पावर है कि वो विदेशियों यानी कि फॉरेनर के आने जाने, उनकी मौजूदगी को विनियमित कर सकता है, उसको रेगुलेट करने का अधिकार है केंद्र सरकार के पास में। इस जो एक्ट है फॉरेनर एक्ट 1946, इसके तहत पावर है कि विदेशियों को आने जाने रोकने, इन सब के बारे में जो नियम बनाना है, इस सारे अधिकार किसके पास में है, तो वो केंद्र सरकार के पास में है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार किसी विदेशी को गिरफ्तार कर सकती है, नज़रबंद कर सकती है, कारावास देने का आदेश भी जारी कर सकती है। इसके अलावा एक ऑर्डर भी है, फॉरेनर ऑर्डर 1948, विदेशियों के लिए आदेश 1948, इसके तहत भी केंद्र सरकार को पावर दी गई है कि वो इन्हें रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, अगर कोई विदेशी है अपराधी में शामिल पाया जाता है, विदेशी कोई नागरिक है, ठीक है, फॉरेनर है, कोई आपराधिक गतिविधि में पाया जाता है, तो सरकार उसको बोल सकती है कि आपको इतने टाइम तक रुकना होगा, ये चीज़ें शामिल नहीं होती तब तक आप हमारी परमिशन के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकते हो। ये बात करी गई है फॉरेनर एक्ट 1946 में। तो ये पूरा आर्टिकल था फॉरेनर एक्ट 1946 और रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेनर मूवमेंट से संबंधित। ये काफ़ी बार चर्चा में अभी लेटेस्ट टाइम आ रहा है, तो हो सकता है इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, फॉरेनर के रिस्ट्रिक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकती है, सिटीजन को क्या क्या पावर है, इनको क्या पावर नहीं है, इसके संबंधित क्वेश्चन पूछ सकती है। क्योंकि ये मुद्दा चर्चा में है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक दूसरे से मिलान करो कि सिटीजन से संबंधित मुद्दा भी इससे मिलता है, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी अभी बात आई थी कि वहाँ पर भी फॉरेनर पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ऐसे सबको एक बार जोड़ो, एक दूसरे से इंटरलिंक करो, फिर पढ़ो, तो आके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये था। फिर ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है, डिजिटल सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, दूरसंचार है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली क्वेश्चन वो परेशान करेगा ही करेगा, इसको अटेंड जरूर करना, इसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। ये करंट अफेयर का भूत तो आज का खत्म हो गया, सिंपल से कोई आर्टिकल थे, ज़्यादा बात थी नहीं, फॉरेनर रिस्ट्रिक्शन से संबंधित हमने बात कर ली। यहाँ पे कुछ चीज़ें याद नहीं रखनी, ये अधिनियम के बारे में याद रखना है फॉरेनर वाले की, और फॉरेनर आदेश के बारे में याद रखना। फिर नेक्स्ट क्या था, सेलेक्टिव साइलेंसिंग, दो जीन की कॉपियाँ होती हैं, एक कॉपी एक्टिव रहती है, दूसरी कॉपी बंद कर दी जाती है, तो इसे सेलेक्टिव साइलेंसिंग कहा जाता है। फिर हमने संत नरहरि तीरथ जी के बारे में बात करा, उनका जन्म कहाँ हुआ था और क्या किससे जुड़े हुए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत आप याद रखना। फिर बनियाल बाईपास के बारे में हमने देखा, तो ये भी इजी आर्टिकल था, NH-44 जो सबसे लंबा हाईवे है उसके बारे में।
फिर ब्रिक्स के बारे में बात करी, ब्रिक्स क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, कौन कौन मेंबर है, ये भी इजी आर्टिकल था और यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। टोंडा ट्राइब के बारे में हमने देखा और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी। लोबिया के बारे में देखा, जो कि एक प्रकार के मटर के समान है, क्या काम आ सकता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो लीड्स रिपोर्ट के बारे में देखा, ये भी हमने डिटेल में बात करी, कौन इसे रिलीज करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लीड स्कीम के बारे में देखा। उसके बाद में ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में भी हमने डिटेल से बात करी, क्यों होता है, कैसे फैलता है, ये सारी चीज़ें बात करी। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित हमने बात करी। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आप सब अपना ध्यान रखो, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।